hello everyone. I hope you all are doing well. My name is Vanshti Singla and welcome to you in this video lecture on Savage theorem, a key concept in space complexity. This presentation is basically divided into the two parts. In the first part, I will explain the introduction, the core problem that Savage theorem addresses, its basic definition, the formal statement, and a clear outline proof for this. In the second half, Arun will take over and cover the remaining details and deeper insights. So without any delay, let's get started. So let's come up to our introduction firstly. In the theory of computation, we study about how much time complexity and space is required to solve computational problem. So basically theory of computation के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी computational problem को solve करने के लिए हमें time भी required होता है और as well as space, that is our memory, वो भी requirement होती है. So अब हम लोग इसके दो इंपॉर्टेंट मशीन्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज अ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन एंड सेकंड वन इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन. सो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन दैट इज डीटीएम. तो इसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. एट ईच स्टेप इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल मूव होगा. द कंप्यूटेशन फॉलोज अ सिंगल पाथ. सिर्फ एक सिंगल पाथ फॉलो करेगा कंप्यूटेशन. Second one is a non-deterministic tuning machine, that is NTM. So at each step there can be multiple possible moves. मल्टीपल पॉसिबल मूव पॉसिबल हो सकते हैं. मशीन कैन एक्सप्लोर ऑल द पाथ साइमल्टेनियसली. मशीन हर एक पाथ को साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करेगी. मैं अगर किसी स्टेट पे खड़ी हूँ ट्यूनिंग मशीन के अंदर, तो मेरे को अगर आगे जाना है, नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, तो मेरे पास एक इनपुट सिंबल के लिए अगर एक से ज्यादा ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती हैं, तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन है. लेकिन डिटर्मिनिज्म के अंदर हर एक इनपुट सिंबल के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होगी. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द ट्यूनिंग मशीन्स. Next come up to our core question solved by that one will be solved by Savage theorem. तो core question हमारे पास क्या आया? अगर हम लोग थिंकिंग लगाए, हम ये सोचेंगे कि यार नॉन डिटर्मिनिज्म के अंदर तो हम मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा आएगा एज कंपेयर टू डिटर्मिनिस्टिक वन. लेकिन अगर आप इस चीज को सोचोगे ध्यान से, तो देखो अब क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास. क्योंकि तो अब इस चीज से हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है वो ज्यादा पावरफुल होगी एज कंपेयर टू डिटर्मिनिस्टिक वन. सो दैट्स आवर कोर क्वेश्चन. तो इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन more powerful than a deterministic one? That's our core question. More specially, if a problem can be solved in small space by non-deterministic tuning machine, that can a DTM also solve it using comparable space? तो क्या non-deterministic tuning machine जो computational problems को solve कर पा रही है, तो क्या वो same DTM भी solve कर पाएगी उसके comparable space में? तो यही Savage theorem हमारे पास exactly answer करेगा. So this is exactly what Savage theorem answers. ठीक है? नेक्स्ट कम अप टू आवर बेसिक डेफिनेशन. तो सैविज थ्योरम को समझने से पहले हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देखनी पड़ेगी. सो फर्स्ट वन इज आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बहुत इजी है, मैं इसको ब्रीफ कर रही हूँ. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम अगर किसी मशीन को सॉल्व करने के लिए जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट्स आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. इन द हार्डवेयर टर्म्स हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर रैम रोम ऐसी मेमोरीज होंगी. तो लाइक जो हमारे पास टीओसी की मशीन्स हैं, लाइक ट्यूरिंग मशीन है, उसके अंदर मेमोरी का बेसिस मतलब जो भी हमारे पास इनपुट सिंबल हो गए, टेप सिंबल्स हैं, ब्लैंक सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे सिंबल्स को स्टोर करने के लिए हम किस चीज कौन से हार्डवेयर को, दैट इज आर टेप. तो टेप्स होती हैं इसके अंदर. ठीक है. सो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय अ मशीन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट है. ठीक है. इट मेजर्स मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होगी हमारे पास. एक्सप्रेस यूजिंग फंक्शंस लाइक बिग ऑफ एंड बिग ऑफ लॉग एन एक्सेट्रा. तो ये पॉलिनोमियल स्पेस है. लेट्स कम अप टू द पॉइंट. पॉलिनोमियल स्पेस. पॉलिनोमियल स्पेस क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस की इनपुट लेंथ होती है उसको हम लोग पॉलिनोमियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, कि जो पॉलिनोमियल ही करेगी. ऐसे ही हमारे पास लॉगरिथमिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, वो अच्छी नहीं होती. पॉलिनोमियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द बेटर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. अब हमारे पास दो मेन टर्म्स आती हैं. फर्स्ट वन इज आर डी स्पेस एस एन, सेकेंड इज आर एन स्पेस एस एन. सो कम अप टू द डी स्पेस एस एन. तो डी स्पेस एस एन क्या होती है? ये एक क्लास है वो सारे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की जो कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन सॉल्व कर सकती है इन एटमोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एस एन स्पेस के अंदर. दिस इज आर डी स्पेस ऑफ एस एन. ठीक है. अगर हम इसके वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो उसमें क्या आएगा? ब्रेकडाउन में डी मीन्स डिटर्मिनिस्टिक, स्पेस मीन्स मेमोरी, एस एन मीन्स अलॉटेड मेमोरी, की उसने मेमोरी कितनी ली है. दैट इज आर डी स्पेस ऑफ एस एन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज आर एन स्पेस ऑफ एस एन. एन स्पेस ऑफ एस एन इज अ क्लास ऑफ ऑल द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन कर पाएगी सॉल्व इन द एस एन स्पेस.
It is a class of all the problems that can be solved by non-deterministic tuning machine using at most Sn space. अगर मैं इसके अंदर इसको लिख दूं लाइक n स्पेस ऑफ Sn स्क्वायर, तो एट मोस्ट Sn स्क्वायर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं n स्पेस ऑफ Sn कर रही हूँ, तो अगर इसका मैं ब्रेक डाउन आप लोगों को करके दिखाऊं, तो n मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन, स्पेस मीन्स मेमोरी, Sn मीन्स अलॉटेड मेमोरी, अलाउड जितनी मेमोरी जितने उसने अलॉट करी, जितनी उसने ऑक्यूपाई करी मेमोरी, ओके। दैट्स द बेसिक। तो डी स्पेस और एन स्पेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा उसके बिना सैविज थ्योरम समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट उसी चीज पे बेस्ड है, ठीक है। Next, come up to our statement of Savage theorem, which is the most important. Statement क्या कहती है अब Savage theorem की? तो Savage theorem बेसिकली ये कहती है कि अगर कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन एसएन स्पेस में करता है, तो जो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन है वो भी उसे एट मोस्ट एसएन स्क्वायर स्पेस में सॉल्व कर सकती है। सो बेसिकली कोर क्वेश्चन यही था कि क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक बेटर है डिटर्मिनिस्टिक से। सो इसका आंसर सैविज ने देखो यहाँ पे कर दिया है कि देखो अब स्टेटमेंट पढ़ूंगी मैं। इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूनिंग मशीन यूजिंग एसएन स्पेस, then it can be solved by the deterministic tuning machine using at most Sn square space, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यही कोर क्वेश्चन का आंसर सैविच ने यहाँ पे कर दिया आराम से, मेरे को लग रहा है क्लियर होगा। मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, फॉर एनी फंक्शन एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग एन, मिनिमम स्पेस कंडीशन है ये हमारे पास कि जो भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम स्पेस लॉग एन तो लगना चाहिए। अगर उससे कम लगेगा तो सैविज थ्योरम उस पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत छोटा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि ट्यूनिंग मशीन और कोई भी कंप्यूटेशन मशीन है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। सैविज थ्योरम उस चीज पे अप्लाई ही नहीं होगी। तो जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एस एन की जो भी हम वैल्यू लेंगे वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू लॉग एन होनी चाहिए, तो छोटी नहीं होनी चाहिए। सो मिनिमम स्पेस कंडीशन ही हो। मैथमेटिकली उस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज एन स्पेस ऑफ एस एन इज अ सबसेट ऑफ डी स्पेस ऑफ एस एन स्क्वायर। सबसेट क्यों आया, क्योंकि एस एन स्क्वायर इज अ बड़ी मेमोरी रेदर देन एस एन, ठीक है। तो एस एन स्क्वायर स्पेस मतलब उससे डबल ही मेमोरी ले रहा है ना डिटर्मिनिस्टिक वाला। सो एन स्पेस इज द सबसेट ऑफ डी स्पेस ऑफ एस एन स्क्वायर। सबसेट क्यों, क्योंकि डी स्पेस ज्यादा मेमोरी ले रहा है एज कम्पेयर टू नॉन डिटर्मिनिज्म, इसलिए वो उसका सबसेट हुआ, ठीक है। लेट्स कम अप टू प्रूफ आउटलाइन ऑफ सैविज थ्योरम। स्टेप वन प्रूफ का अपना कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ। तो कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एक ग्राफ जो कोई भी हमारे पास ट्यूनिंग मशीन है, ट्यूनिंग मशीन की जो भी स्टेट्स होंगी या फिर जो भी नोड्स होती हैं वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो हमारी एज होगी वो ट्यूनिंग मशीन के एक वैलिड ट्रांजिशन को दिखाएगी। लाइक ट्यूनिंग मशीन में कोई भी ट्रांजिशन है, कोई भी इनपुट सिंबल के लिए जब हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन हो रही है, तो वो एक बेसिकली ग्राफ की एज हुई, तो उसको हम लोग यहाँ पे एज बोलेंगे, और ये हमारी बाकी हो जाएगी वो नोड हो जाएगी, ठीक है। स्टेप टू हमारे पास आता है रीचेबिलिटी प्रॉब्लम का। तो रीचेबिलिटी प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, तो अब एज द नेम सजेस्ट कि रीचेबिलिटी तो कहीं से कहीं पे पहुंचना है, तो इट्स मतलब इसका जो प्रॉब्लम है वो क्या कहेगी, कैन वी रीच द एक्सेप्टिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या हम स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से जो हमारी नोड की एक स्टार्टिंग है, क्या हम एक एंडिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्यूनिंग मशीन है, कोई भी टीओसी की मशीन है, उसके अंदर दो ही स्टेट्स होती है मोस्टली, कि इनिशियल स्टेट है और हमारी एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। कि कोई भी ट्यूनिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर रही है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट जहां से हम लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीचेबिलिटी प्रॉब्लम हुई, इसका प्रूफ का स्टेप टू। नाउ लेट्स कम अप टू आवर स्टेप थ्री विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो अब ध्यान से सुनना, हम इसके अंदर एक रिकर्जन फंक्शन यूज करेंगे, लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच यूज होगी इसके अंदर। सो स्टेप थ्री में हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को यूज करेंगे। अब रिकर्सिव फंक्शन देखना, अब रिकर्जन क्यों यूज हो रही है, सबसे पहले हम लोगों को ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो रिकर्जन क्यों यूज होगी, देखो अब हमें क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचना है। सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इनके अंदर एक डायरेक्ट एज है, लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या मैं डायरेक्टली पहुंच पा रही हूँ, ठीक है। तो देखो हमने अब इसका जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे किया, हम लोगों ने इसको डिफाइन कैसे किया कि रीच C1 से C2 इन टी स्टेप्स। तो इधर यहाँ पे जो ये टी है ये हम लोग को क्या सिग्निफाई कर रहा है कि टी स्टेप्स के अंदर मैं एक C1 स्टेट से C2 स्टेट पहुंची। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियल स्टेट C1 ले ली और जो फाइनल स्टेट है वो C2 ले ली, तो क्या मैं C1 से C2 पे पहुंच पा रही हूँ, तो मुझे ये चीज को चेक करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर मेरे पास डायरेक्ट एज हुई, लाइक मैं डायरेक्टली पहुंच पा रही हूँ C1 से C2, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ C1 से C2 जाना पॉसिबल है। तो बेस केस हमारी रिकर्जन का इस समय पे यही हो जाएगा कि जब हम एक स्टेप सिंगल एज के थ्रू, डायरेक्ट एज के थ्रू हम पहुंच पाएंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे। तो देखो जैसे डायरेक्ट ट्रांजिशन चेक लिखा हुआ है ना उसमें, तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा रिकर्जन का। रिकर्जन इसके अंदर यूज कैसे होगी उसको ध्यान से समझते हैं अब हम लोग। रिकर्सिव केस देखो क्या होगा कि मैंने C1 से C2 जाना है, तो मैंने एक मिड की नोड ले ली,
कि उसके बीच में कोई नोड आ रही होगी, इनके बीच में कि C1 से C2 डायरेक्ट एज तो मिली नहीं, तो बीच की कोई नोड आ रही होगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक चीज ऐसे कहना चाह रही हूँ, लाइक मेरे पास ये C1 है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास C2 है, ठीक है। एक मिड नोड है, देखो। फर्स्ट केस जो मैंने डायरेक्ट एज वाला बोला, उस कि C1 से C2 में मेरे पास ऐसे डायरेक्ट आ जाएगी, मैं C1 से C2 ना डायरेक्टली जा पा रही हूँ। ये ग्राफ हमारा इस साइड भी एक्सपेंड हो सकता है जितना मर्जी, इस साइड भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं C1 से C2 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो C1 से C2 में मैंने देखा कि मेरे पास कोई डायरेक्ट एज है। अब अगर हम ये पहला वाला केस लें, तो इसके अंदर हाँ मुझे दिख रही है कि ये मेरे पास डायरेक्ट एज है। तो मैं क्या बोलूँ कि ये मेरा रिकर्जन का बेस केस है कि C1 से C2 में डायरेक्टली जा पा रही हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायरेक्ट एज ना होती, ठीक है, आप देखना ध्यान से, मैं इसको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास डायरेक्ट एज ना होके मैं पहले यहाँ C1 से M वाली नोड पे जा रही हूँ और M से C2 वाली नोड पे जा रही हूँ। तो इसके अंदर अब क्या है कि मेरे पास एक इंटरमीडिएटरी नोड है। समझ में आई? और वो इंटरमीडिएट नोड जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। मैं इंटरमीडिएटरी नोड मेरे पास है, तो अब क्या करूँ भाई? अब मैं सोचती हूँ कि चलो रिकर्सिव केस लगाती हूँ कि मैंने एक मिडल कॉन्फ़िगरेशन वाली नोड ले ली है CM, जिसका नाम मैंने CM रखा है। मैंने यहाँ उसको M से इग्नोर कर दिया, तो बात सेम है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी कि क्या मैं C1 से CM जा पा रही हूँ? क्या मैं C1 से CM जा पा रही हूँ? हाँ, मैं जा पा रही हूँ। इन द T/2 स्टेप मैंने मिड का नोड लिया है, दैट्स व्हाई मेरे स्टेप्स आधे हो गए हैं, इसलिए T/2 यहाँ पे आया। ये फंक्शन आई थिंक सो क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज, क्या मैं इस M वाली नोड से C2 पे जा पा रही हूँ? हाँ, मेरे पास डायरेक्ट एज है, तो मैं जा पा रही हूँ। तो यहीं पे हमारी रिकर्जन है ना, वो स्टॉप हो जाएगी, समझे? तो C1 से C2 है, हाँ मैं वो भी जा पा रही हूँ। दैट्स व्हाई मैं अब इससे डायरेक्टली कह सकती हूँ कि मैं C1 से C2 डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जा पा रही हूँ। यही इसके अंदर चीज थी बेसिकली। अब अगर हम लोग रिकरेंस रिलेशन की बात करें कि रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या बोल रहा है, ये वाला इट बेसिकली सेज कि एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एस ऑफ टी बाई टू। अब देखो, जो हमारा रिकर्जन ट्री है इस केस के अंदर, वो टू साइडेडली ग्रो कर रहा है। टू साइडेडली अब कैसे ग्रो कर रहा है? क्योंकि हमारे पास दो केस बन गए। देखो, पहला केस बन गया कि क्या हम C1 से CM तक जा पा रहे हैं, दूसरा केस बन गया कि हम CM से C2 तक जा पा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास जो रिकर्जन ट्री है वो दो साइडेड का ग्रो किया है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, TN है, TN के बाद हम फर्स्ट कॉल लगाई तो ये इधर जाएगा, सेकंड कॉल लगाओगे तो ये इधर जाएगा, और स्टेप्स पहले पहले n स्टेप्स थे, ठीक है। फिर देखो n/2 स्टेप्स हो गए, इसके अंदर भी देखो n/2 स्टेप्स हो गए। फिर अगर हम लोग सिर्फ अब इंडिविजुअली n/2 की बात करें, तो इसने एक इधर कॉल लगाई कि उसने आधी आधी स्टेप्स में फिर से तोड़ दिया, तो वो n/4 हो गया, n/4 एंड सो ऑन, रिकर्जन चलता रहेगा टिल। ये डॉट्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? टिल, जब तक हमारे पास बेस केस अकर ना हो जाए। और बेस केस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब तक डायरेक्ट एज ना मिल जाए, ठीक है। रेकरेंस रिलेशन हो गया, टू टाइम्स यहाँ पे इसीलिए आया गया है क्योंकि टू दो साइडेडली हमारा ग्रो कर रहा है रिकर्जन ट्री। बिग ऑफ एसएन, अब देखो मैं बताती हूँ। बेसिकली एसएन क्या है? यहाँ पे एसएन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यूज हो रही है एट ईच लेवल। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरा 0th लेवल हो गया, ठीक है, ट्री का। मान लो मैं 0th इंडेक्सिंग से शुरू कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट लेवल हो गया, ये मेरा सेकंड लेवल हो गया। तो बेसिकली हर लेवल पे मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है एट हर एक लेवल में मेरे पास एस ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मेरा बिग ऑफ एसएन साथ में आया। तो आई होप रिकरेंस रिलेशन क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकर्सिव डेप्थ। अब देखो हम लोग डेप्थ कैसे निकालते थे, हाँ, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हम लोग डेप्थ कैसे निकालते थे कि हमारे ये ट्री की डेप्थ कितनी हो जाएगी। तो देखो डेप्थ हमारे पास कैसे निकलेगी, देखो n है, n/1 हम इसको कह सकते हैं, ये n/2 की पावर 2। तो इसको अगर मेरे को जर्नलाइज करके लिखना है, तो n अपॉन में मैं 2 की पावर k लिखूंगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, कब कब तक रिकर्जन चल रही है? जब तक वो 1 के बराबर ना हो जाए, यानी कि बेस कंडीशन ना आ जाए। ये बेस कंडीशन जब तक ना आ जाए, इससे आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा कि आपकी जो k की वैल्यू है ना, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, तो वो बेसिकली log n आ जाएगी, ठीक है, log n आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास रिकर्जन की डेप्थ है वो log n है, समझ रहे हो? n ले लो t ले लो, बात बराबर है। मैंने रिकर्जन ट्री में n शो कर रखा है, जब फंक्शन बनाया तो t शो कर रखा है, बात सेम है, ठीक है। स्टेप 5, दैट्स आवर लास्ट स्टेप। अब स्पेस एनालिसिस करेंगे हम लोग। देखो ईच लेवल की मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है कि हमारे पास Sn है। टोटल डेप्थ मैंने बता दी है, log t है। तो टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाइड हो जाएगा यार? हर एक लेवल का, ईच लेवल का जितना स्पेस है दैट इज आवर Sn, इनटू में जितनी डेप्थ है दैट इज log t। सो दैट्स व्हाई, और जो log t है वो अप्रोक्सीमेटली Sn के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो Sn स्क्वायर आती है। सो हेंस इन दिस वे हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि Sn स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। हम लोगों को प्रूफ ही यही करना था, सैविज की स्टेटमेंट ही यही थी, तो हम लोगों को एट लास्ट तक प्रूफ ही यही करना था, ठीक है।
बेसिक ओवरव्यू बस इसके अंदर यही था यार कि रीचेबिलिटी प्रॉब्लम को समझना, कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ क्या होता है तुम लोगों ने उसको समझ लिया, और रिकर्जन डेप्थ क्या हो गया, रिकर्जन ट्री कैसे ग्रो करे, दो साइड की कॉल क्यों लगी, ये सब इसके अंदर की डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक। रिकर्जन को ना डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक भी एक तरीके से बोल देते हो, दैट्स व्हाई, क्योंकि डिविडेशन हुआ है ना, पूरा का पूरा C1 से C2 तक पाथ था, तुमने उसको डिवाइड कर दिया है बीच में, तो इसलिए इसको हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा उसके अंदर हम लोग मल्टीपल वेज और देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा केस आ गए, कि हमारे पास एक से ज्यादा नोट्स पे हम लोग जा करें, तो उस चीज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों को फर्दर वीडियो फर्दर आगे यही दिखाया जाएगा, ठीक है। All right. So let us now begin with a question based on the Savage theorem. हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इसकी प्रूफ आउटलाइन देख ली हुई है कि कैसे जो है ये पूरा हमारा थ्योरम काम करेगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग रीचेबिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं, जहाँ पे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट वेदर यू आर एबल टू रीच फ्रॉम वन सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड और नॉट, राइट। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है दैट कैन वी रीच द नोड एफ फ्रॉम ए। तो ए मेरे पास स्टार्टिंग एफ हमारे पास एंडिंग नोड है, हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक पाथ पॉसिबल है या नहीं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमारा स्टेप वन जैसे हमने प्रूफ आउटलाइन में बताया था दैट कन्वर्ट दिस टू द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम। तो ए जो है हमारे पास यहाँ पे वो हमारा स्टार्टिंग नोड है, एफ जो है हमारे पास हमारा एंडिंग नोड है। तो वही हमने बोला कि C1 हमारी स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई और जो मेरा एफ है वो क्या है हमारे पास हमारी एंडिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोग हमारे n से डिनोट करें जो कि हमारे पास यहाँ पे कितने हैं हमारे 6। ऑलराइट, दिस वाज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जैसे हमने पहले डिस्कस करा था दैट वी नीड टू कन्वर्ट दिस एंटायर प्रॉब्लम इनटू अ रीचेबिलिटी प्रॉब्लम, सो दैट इज व्हाट इट सेज हियर दैट वी नीड टू अप्लाई द सैविज आइडिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यही देखना है कि इज देयर अ पाथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू एफ इन टी स्टेप्स। क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि हम लोग हमारे ए से हमारे एफ तक टी स्टेप्स के अंदर पहुंच पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट पाथ तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग हमारा पहले बेस केस चेक करते हैं। बेस केस हमारे पास हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया था कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरी टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू जब मैं बोलता हूँ मेरे 1 के इक्वल होती है, इसका मतलब होता है कि हम लोग बेस केस पे आ गए हैं। तो क्या मेरा यहाँ पे ये वाला रीच ए एफ वन ट्रू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट एज ही नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग को जो है हमारे रिकर्शन पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 जो है हम लोग हमारे पास यहाँ पे क्या देखते हैं, वी फर्स्ट सेट द लेंथ फॉर द डेप्थ एनालिसिस व्हिच इज गिवन बाय के। ये देखो, ये बस थोड़ी सी समझने वाली बात इसमें ये है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं टू रीच फ्रॉम योर ए टू योर एफ, हम लोग वो सारे पाथ्स को जो है क्या कर लें, एक्सप्लोर कर लें। उसके लिए हमारे पास रिकर्शन ट्री की जो डेप्थ होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए। और यहाँ पे वो जो डेप्थ है ना वो हमारे पास यहाँ पे ये के डिसाइड कर रहा है। एंड टी इज बेसिकली द नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नोड्स सो दैट सफिशिएंट डेप्थ एनालिसिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। ऑलराइट, तो हम लोगों ने अगर k की वैल्यू यहाँ पे 3 चूज करी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 क्यूब, 2 की पावर 3 कितना होता है मेरे पास 8, विच इज ऑब्वियसली व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 6 वाज व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास क्या चूज करी है, हमारे पास k की वैल्यू 3 चूज करी है। तो इसका मतलब कि हमारे पास अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी इनिशियल कॉल लगाएंगे रीच ए एफ 8 की, क्या हम लोग ए से लेकर एफ तक 8 स्टेप्स में पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने क्या करा था हमारे प्रूफ आउटलाइन में कि एक इंटरमीडिएट नोड हमने या इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन हमने कंसिडर कर ली थी। तो यहाँ पे वो जो इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन है हमारी सी एम, वो हमारे पास हमने सी को ले लिया हुआ है। गेटिंग इट? तभी हमने लिखा हुआ है that आपके पास यहाँ पे cm is equal to c is your middle node or the middle configuration that we've chosen here. अब जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग कैसे जो है हमारे पास हमारे पाथ्स को क्या करते रहते हैं, हमारे पास रिकर्सिवली हाफ करते रहते हैं। तो वही हम लोगों ने करा है कि हमारे पास यहाँ पे जो सी थी, सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही थी, हमारी इंटरमीडिएट नोड हम लोगों ने कंसिडर करा था। तो हम लोगों ने देखना है क्या ए टू सी एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है एंड देन उसके बाद क्या सी टू एफ एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमने करा हुआ है। और साथ में हमने बोला था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने टी बाई टू लिया हुआ है बिकॉज दैट इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स, कि C1 टू CM इन T by 2 steps and then your CM टू C2 इन T by 2 steps, वही हमने करा है। तो A से C हम लोग क्या 4 स्टेप से पहुंच पा रहे हैं, वैसे तो अभी आप देख सकते हो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आप देख लो तो C टू F भी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली जो है पहुंचा जा सकता है। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो आप इसको एक रिकर्शन ट्री की हेल्प से जो है समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाई है। इसमें आप देखोगे कि आपके पास ये जैसे है AF8 है अभी मेरे पास, इसको हम लोगों ने डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा AC4 CF4। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप देख लो दैट A और C के बीच में हमारे पास क्या आ रहा था, एक डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब दैट A एंड C आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर, सही बात है। तो हमने क्या करा कि A और C को बस थोड़ा सा थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से हम लोगों ने उसके लिए B भी ले लिया बीच में, आप देख रहे हो यहाँ पे
बी इनके ए और सी के बीच का इंटरमीडिएट नोड क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमें देखना होगा कि क्या हम लोग ए से बी जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं, बी से सी जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं। तो अगर ए से बी एंड देन बी से सी जा पा रहे हैं, इसका मतलब ए टू सी भी हम लोग जा पाएंगे। तो वही मैंने बोला हुआ है कि ए बी टू एंड बी सी टू हमारे पास यहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई करे। अब ए बी टू को फर्दर कैसे करेंगे, ए बी टू के लिए फिर से वही वाली चीज क्या करो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ये देखो आप कि हमने क्या करा कि ये जो होएगा हमारा ए जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। एंड क्योंकि मैंने बोला है दैट ए और बी दोनों ही एक एज को कनेक्ट करने वाले नोड्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने इनमें से किसी एक को एज एन इंटरमीडिएट नोड कंसिडर कर लिया। लेट्स से वो मैंने आपका बी ले लिया कि बी ही मेरा इंटरमीडिएट नोड है। तो मैंने क्या चेक करना है, ए से बी, एंड देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मेरा बी से बी हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनिशियल टू मिडल, मिडल टू फाइनल। एंड ए और बी के बीच में मैंने बी ही एज एन इंटरमीडिएट नोड ले लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा बी टू बी कंसिडर करा जाएगा। तो आप देख रहे हो कि क्या हो गया, हम लोग किधर पहुंच गए, हमारे पास हम लोग हमारे बेस केस में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारी रिकर्जन स्टॉप कर दी जाएगी। तो मैंने क्या बोला, ए बी वन ट्रू है, बी बी वन ट्रू है, इसका मतलब मेरा ए बी टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम चीज हम लोगों ने हमारे बीसी के लिए भी देखनी है, वही सेम चीज जैसे बीसी टू है वो आपके बीसी वन और सीसी वन में हो जाएगा। सी मैंने इंटरमीडिएट ले लिया, इससे मेरा बीसी टू ट्रू हो गया, यहाँ से मेरा जो है एसी फोर भी ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गई होगी बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे जो है हम लोग सी एफ फोर को चेक कर रहे थे। ठीक है, एसी फोर मैंने आपको बता दिया हुआ है कैसे हम लोगों ने करा है प्रूफ कि एसी कैसे ट्रू आ रहा है। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी कि पाथ टू रीच सी फ्रॉम ए एग्जिस्ट इन लेस देन फोर स्टेप्स, एंड ये रिकर्जन ट्री से भी हमने प्रूव कर दिया कि कैसे हो रहा है। अब वही बात आती है, हम लोगों ने सी एफ फोर को देखना है। सी एफ फोर के लिए बात आप देख सकते हो अभी भी वैसे करा जा सकता है, बट मैंने फिर भी एक दूसरा पाथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए चूज करा है यहाँ पे कि हम लोग सी टू डी पहले चले जाएं। तो मैंने क्या कर लिया कि हम लोगों ने सी और एफ के बीच में इंटरमीडिएट नोड अब इस बार क्या ले लिया हुआ है, डी ले लिया हुआ है। तो फिर से वही वाली चीज होगी, ये फोर दिया हुआ था है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स फोर थे, हम लोग हर रिकर्जन पे इसको हाफ कर देते हैं, तो उसको क्या कर दिया, टी बाई टू कर दिया फिर से। और अगर मैंने उसको टी बाई टू कर दिया तो हम लोग कहाँ पर आ गए, टू पर आ गए। तो क्या बन जाएगा, सी डी टू, एंड देन ऑब्वियसली कितना रिमेनिंग क्या, डी एफ टू। ठीक है ना, सी डी टू और डी एफ टू। अब बात वही होती है जो आपकी सी डी टू है वो तो ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, ये आपके पास लेस देन टू स्टेप्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब अगर आप इसको भी देखना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने, आप देख रहे हो ये सेम चीज यहाँ पे बताई हुई है कि जो सी डी टू है उसको भी हमने क्या कर दिया, सी डी वन और डी डी वन ब्रेक कर दिया। और डी यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, सी और डी के बीच का इंटरमीडिएट नोड हम लोगों ने ज्यूम कर लिया। आप सी को भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के बीच में कोई अलग नोड तो है नहीं ना, दोनों का मिड पॉइंट तो है नहीं, दोनों है ही सिंगल एज को कनेक्ट करने वाले। तो ये बस आपके पास एक थ्योरेटिकल चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा थ्योरेटिकली समझना है तो ऐसे हमारा प्रूव करी जाती है ये चीज रिकर्जन के थ्रू। ये चीज यहाँ पे मेरा मेन बताने का आपका पॉइंट है। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि आपके पास सी और डी के बीच में जो है आपके पास डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सी डी टू वाला जो फंक्शन है वो ट्रू हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। अब बात आती है आपके पास यहाँ पे हमारा डीएफ वाले फंक्शन की। राइट, हम लोगों ने डीएफ टू भी देखा था ना, डीएफ टू को भी ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डी और एफ के बीच में भी कोई हमारे पास डायरेक्ट पाथ तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो हमने क्या कर दिया, उनके बीच में हम लोगों ने अब ये ई ले लिया एज एन इंटरमीडिएट नोड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी ई वन, एंड ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा ई एफ वन हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, डी एंड एफ के बीच में हमने देखना है। हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो ई है हमारा इंटरमीडिएट नोड हमने ले लिया। तो आप देख रहे हो दैट मेरा डी ई ट्रू हो रहा है, मेरा यहाँ पे ई एफ ट्रू हो रहा है। क्यों ट्रू हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो दैट हम लोग इनको बस एक स्टेप में जो है बार बार पहुंच पा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो दैट ये वाले जो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो मैंने यही लिखा हुआ दैट above is the base case t is equal to 1। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स लगाई हुई हैं इन सबके रिजल्ट्स को अगर हम लोग कंबाइन करें तो इससे हम लोग को जो है ये बात पता चल रही है कि आपके पास देयर इज अ पाथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम योर ए टू योर एफ। और यही चीज हम लोगों ने क्या कर दी, हमारे सैविज थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया दैट वी हैव फाउंड दैट अ पाथ एग्जिस्ट बिटवीन योर ए एंड एफ। तो ये जो भी हमने करा इसको क्या बोलते हैं, हमारा रीचेबिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने हमारे सैविज थ्योरम से क्या कर दिया, सॉल्व कर दी हुई है। अब वही वाली जैसा भी मैंने आपको बात बताई थी कि कैसे आप देख रहे थे कि हमारा df2 को हम लोगों ने e के हेल्प से जो है ब्रेक करा था। तो df2 आपका ट्रू हो गया था, cd2 ट्रू हो गया था, इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब ये दोनों ट्रू आ रहे हैं, इसका मतलब है जो आपके पास आपका इनिशियल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो हमने क्या करा, पहले हमने पूरी प्रॉब्लम को डिवाइड करा, फिर हमने पूरी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, फाइनली कॉन्कर कर दिया। तो डिवाइड एंड कॉन्कर की हम लोगों ने जैसे स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई होती है हम लोगों ने वो लगा के प्रूव कर दिया हुआ है दैट यस देयर इज अ पाथ दैट इज रीचेबल फ्रॉम ए टू एफ। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एप्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सैविज थ्योरम पे, तो उसमें हमको यही पता चलता है दैट आपके पास जो पी स्पेस और एन स्पेस है वो दोनों क्या है, इक्वल है। पी स्पेस हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉब्लम सॉल्व बाय डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम। एंड एन स्पेस ऑब्वियसली एनटीएम वाले जो सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल टाइम। तो इससे हमको जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके लिए पुटअप करा था कि क्या डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की पावर इक्वल होती है, तो सैविज थ्योरम ने ये चीज क्या कर दिया, यस ये प्रूव कर दी हुई है कि इन दोनों की जो पावर है वो क्या होती है, इक्वल होती है। नॉन डिटर्मिनिज्म
यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं ले लेता। आपके पास डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन दोनों की इक्वल पावर है, दोनों ही एक गिवन प्रॉब्लम को कंपेरेबल स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है, एनी प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल स्पेस बाय एन एनटीएम कैन आल्सो बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल स्पेस बाय डीटीएम, व्हिच लीड्स यू टू दिस फाइनल कंक्लूजन दैट पी स्पेस इज इक्वल टू एन स्पेस। एंड दूसरी एप्लीकेशन इज वेरी क्लियर दैट ग्राफ रीचेबिलिटी प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करी जा सकती है, कि सैविज थ्योरम इज यूज्ड टू सॉल्व द रीचेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन ग्राफ, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे करके देखी थी उस पूरे ग्राफ के क्वेश्चन में, वही हमने देखा था। तो ये तो हमारे पास इसके एप्लीकेशंस हो गई। एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर टॉपिक, व्हिच सेज दैट Savitz's theorem shows that non-deterministic and deterministic machines have nearly the same power in terms of space, right? हम लोगों ने देखा कि Savitz theorem में जो हम लोग मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज कम्पेयर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि Savitz theorem मेनली स्पेस को हैंडल करता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम दैट इज सॉल्वेबल इन योर लीनियर स्पेस जैसे Sn by a non-deterministic Turing machine can also be solved by DTM in Sn square space, राइट? ये हम लोगों ने पीछे प्रूफ भी करके आपको दिखाया था प्रूफ आउटलाइन में कैसे Sn स्क्वायर आ रहा है। की एडवांटेज इज प्रूविंग दैट वही पी स्पेस इज इक्वल टू एन स्पेस वाली चीज जैसे अभी बताई थी, यानी कि नॉन डिटर्मिनिज्म एड्स ओनली लिमिटेड पावर इन स्पेस। फाइन, इट इज यूजफुल फॉर डिजाइनिंग स्पेस एफिशिएंट एल्गोरिथम्स एंड सॉल्विंग द ग्राफ रीचेबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो ग्राफ रीचेबिलिटी प्रॉब्लम्स में एक बात आप और भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बीएफएस को क्यों नहीं यूज करा, हम लोग यही को यूज कर रहे हैं। सो बीएफएस हम लोग इसलिए नहीं यूज करें बिकॉज बीएफएस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली जाएगी, इसलिए हम लोग जो है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस कॉन्शियस होकर चलते हैं हमारे सैविज थ्योरम के अंदर, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमारा सैविज थ्योरम को एम्प्लॉय करा है इन ऑर्डर टू सॉल्व द रीचेबिलिटी प्रॉब्लम, एंड हेंस वी आर नॉट यूजिंग डीएफएस। So I hope so with this you are clear with all the basics and the in-depth concepts of the Savitz theorem. We've discussed all the basic definitions, the statement of the theorem, its applications and consequences. Plus we've also solved a problem on Savitz theorem, which was your reachability problem, the graph reachability problem. So yes, with this we would like to end this topic. Thank you.